नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपके बॉटनी के फर्स्ट सेम का सिलेबस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंडियन एंशिएंट, आपका जो बॉटनी है उसके बारे में, वैदिक बॉटनी जो है उसके बारे में, और हेरिटेज क्या है, बॉटनी की विरासत क्या है, और बॉटनी में कंट्रीब्यूशन क्या है सारे बॉटनिस्ट का, सारे इंडियन बॉटनिस्ट का बॉटनी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको ऐसे मैं एक लेक्चर में आपको जस्ट इसका इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसमें आपको इसको पूरे क्लास में पूरी, मतलब आपकी अगर 1 ईयर का पीरियड, मान लीजिए आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर है, उस 6 मंथ में आपको इसमें मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी उनकी प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपको असाइनमेंट के फॉर्म में, सेल्फ स्टडी के फॉर्म में इसका कॉन्टीन्यूअस स्टडी करनी है। मैं जैसे मान लीजिए जो वैदिक कोई आपके प्रोसेस है उसके बारे में आपको दे दिया जाए असाइनमेंट, कोई जो इंडियन जैसे एस जगदीश चंद्र बसु है, CN राव हैं, उनके ऊपर आपको असाइनमेंट दे दिया जाए, तो इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक लेक्चर में भी जानेंगे कि एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो हम आज का साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज का जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, जो हमारा वैदिक यानी कि जो प्राचीन वैदिक काल, आप सबने जरूर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आपने वैदिक काल, बौद्धिक काल, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। तो जो हमारा वेद वगैरह, जो आप सबने 4 वेद के बारे में जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है, वेदों में क्या बताया गया है, एंशियंट प्राचीन काल में बॉटनी के बारे में क्या लोग जानते थे, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो अभी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे वेदों में तो पूरी बॉटनी ही बताई गई है, बस नाम अलग कर दिए गए हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। वैदिक टेक्स्ट में सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे प्लांट और उनके यूजेस के बारे में बताया गया। ठीक है, ये उनके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, मेडिसिन में कैसे, और रिचुअलिस्टिक, जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू रिचुअल्स, या कोई भी किसी भी कास्ट में कोई रिचुअल होता है, रिचुअल इन द सेंस कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे आप पूजा करना चर्च में, या फिर किसी भी कास्ट का, तो कोई ना कोई प्लांट का यूज़ करते हैं, नीम का यूज़ करते हैं आप, तो ये क्या है, नीम वगैरह प्लांट ही तो हैं, उनका मेडिसिनल यूज़ भी है, उनका रिचुअल में भी यूज़ है। ठीक, और वो हर कास्ट में है। आप कोई भी सिस्टम कास्ट आप उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं मेडिसिन का यूज़ के लिए प्लांट का यूज़ और रिचुअल के लिए प्लांट का यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, इन ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेद में 3 ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में बताया गया है। पहला ट्रीज, जिसको कि वृक्ष के नाम से जानते हैं, दूसरा हर्ब्स, जिसे हम अभी कहते हैं उसे औषधि के नाम से जाना जाता था, और क्रीपर्स, जिसे वृद्धु, क्रीपर मतलब जो ऐसे रेंग कर, अमरबेल वगैरह क्रीप करके रेंग कर प्लांट लगते हैं उनके। अथर्ववेद जो है वो शेप, मार्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिखता है, उसका शेप क्या होता है, इसके बारे में बताता है। यजुर्वेदा में 4 ग्रुप बताए गए मेडिसिनल प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम और बात करें तो प्लांट को देखा गया है कि फ्रीक्वेंट मेंशन किया गया ऋग्वेद में, प्लांट के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। लेटर, आप सबने हिस्ट्री में संहिता के बारे में सुना होगा, संहिताज भी एक टाइप के बुक्स हैं जिनमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। उसमें सोमा प्लांट के बारे में बताया गया। पहला प्लांट जो सबसे ज़्यादा मेंशन है, सोमा प्लांट। सोमा प्लांट को फॉरेस्ट का गॉड भी कहते हैं, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक, गॉड ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं सोमा प्लांट को, और सबसे ज़्यादा मेंशन है। और सेकंड जो प्लांट सबसे ज़्यादा मेंशन है वो है आपका पीपल का प्लांट, या अश्वत्थ का प्लांट, मतलब बरगद का प्लांट, जिसको कि फीकस रेजियोलोसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर एक आपने सुश्रुत संहिता के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि लिखा गया है अराउंड 600 BCE तक एंशियंट में। इसमें एंशियंट इंडियन फिजिशियन के बारे में बताया गया है। फिजिशियन, कई सारे फिजिशियन, आप हिप्पोक्रेट्स के बारे में सुनेंगे, कई सारे फिजिशियन के बारे में बताया गया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन मेडिसिन का इसमें दिया गया है। ठीक है,
प्लांट का और उनके यूज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अर्लीस्ट वर्क सर्जरी, सबसे पहले सर्जरी जो परफॉर्म की जाती थी सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में बताया गया है और हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। फिर अगर आयुर्वेदिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप सबने चरक संहिता के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे एक अगर हिंदू रिचुअल्स की बात करें उसमें या हिंदू रिवाज की बात करें तो उसमें चरक संहिता का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसको मेडिसिन का गुरु माना जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू चरक, चरक एक साइंटिस्ट मतलब एक गुरु कह सकते हैं वो थे। उन्होंने दिस क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट, ये जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, बुक है, ये मेडिसिन पे, हेल्थ पे और एक्सटेंसिवली सबसे ज़्यादा हर्बल रेमेडीज़ पे और उसके एप्लीकेशन, उसके उपयोग के ऊपर फोकस करता है। भवा प्रकाशा एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट, ये भी है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरे जितने आयुर्वेदास उनके निचोड़ के बारे में बताया गया है, जिसमें बाबा मिश्रा 16th सेंचुरी में बताया है। इन्होंने मेडिसिनल प्लांट के बारे में और उनके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बताया है। कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट थे जैसे कि मनु हो गए, चक्र हो गए, उदायना हो गए, इन्होंने ना पूरे प्लांट ग्रुप को कुल 8 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, वो 8 टाइप कौन कौन से थे? औषधि प्लांट, ऐसे जो हैं जिनमें फ्लावर और फ्रूट पाया जाता था, ऐसे प्लांट्स को उन्होंने औषधि कहा, जैसे कि राइस, व्हीट। वनस्पति, ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट से और एविडेंट फ्लावर थे, उनको वनस्पति कहा गया। वृक्षा, ऐसे प्लांट जो फ्लावर और फ्रूट दोनों थे। गुक्षा, जो बुशी हर्ब्स होते हैं, उनको कहा गया। गुल्मा, सकुलेंट हर्ब्स को कहा गया। ठीक है, तरना, ग्रासेस को कहा गया। प्रताना, क्रीपर्स प्लांट, जो रेंगने वाले प्लांट थे। वॉली, जो क्लिम्बर प्लांट थे, चढ़ के एक ऐसे चढ़ते हैं क्लिम्बर प्लांट्स, या इंटरवीनर्स होते हैं। ठीक है, उनको कहा गया। इन 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक आपके कह सकते हैं ये भी क्या थे? वैद्य थे। अकॉर्डिंग टू एस सुंदरराजन, द वनाशु जो है ये अमरकोश, इनको अंडर 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। प्लांट को मशरूम, जिसमें सिट्रा, एटिकेट्रा और फेलेगर्ना आता है। ठीक है, फिर पैरासाइट में आया आपका पैरासाइट, जिनमें वंडा और वर्षांदी आता है। ठीक है, एपीफाइट, जिसमें ये 2 प्लांट आते हैं। ठीक है, जीवंतिका वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, 3 तरीके के प्लांट को डिवाइड किया, किसमें? मशरूम, पैरासाइट्स जो दूसरे की बॉडी पे रह के फीड करते हैं, और तीसरे एपीफाइट, ऐसे प्लांट जो किसी प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं फॉर देयर शेल्टर, अपने घर के लिए। ठीक है, वृक्ष आयुर्वेदा में पराशरा एक मुनि थे, उन्होंने डेवलप किया था सबसे बड़ा इलेबोरेटेड, सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन। उन्होंने 2 टाइप के प्लांट के बारे में बताया था, द्विमात्रका, जिसको कि आप डाइकोटिलीडन कहते हैं, और एक मात्रका, जिसको कि आप मोनोकोटिलीडन कहते हैं। फर्दर उन्होंने इसको क्लासीफाई किया फैमिलीज़ में। फिर आपका जैसे कि गना, विभागा, फैमिलीज़ का नाम में लेगुमिनेशी, फैबिएशी, पेपिलियोनेसी, कितनी सारी फैमिली के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे भी मतलब हमारे वैदिक टाइम में भी सारी चीज़ें थी, बस नाम अलग था। अब आप क्या पढ़ते हैं? डाइकोटिलीडन, द्विमात्रका। ठीक है, एक मात्रका, मोनोकोटिलीडन, मतलब वही है, एक जिसमें एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री अभी हिंदी में कहा जाता है। तो इस तरीके का डिवीजन था। फिर अगर उस टाइम के मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अथर्ववेद में मॉर्फोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। इसको 8 टाइप के ग्रोथ हैबिट, किस तरीके के हैबिट में ग्रोथ करेंगे उस तरीके से बताया गया। जैसे विशाखा, स्प्रेडिंग ब्रांच, जिसकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्प्रेड हों। मंजरी, जिनके लीव्स लॉन्ग क्लस्टर के साथ हों। ठीक है, शताम्बिनी, जिनके बुशी प्लांट हो। ठीक है, प्रस्तनवंती, जो एक्सपैंड करे, बहुत ज़्यादा फैले। ठीक है, एक शरगना, ठीक है, मोनोपोडियल ग्रोथ होता है जिनमें। ठीक है, परातनवती, क्रीपिंग प्लांट्स, इस तरीके से इनका डिवीजन हुआ है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो उदायन एक क्या थे, वहाँ उस टाइम के वेद थे, जिन्होंने पृथ्वी प्रायम में बताया है कि लाइफ, डेथ और ये सारी चीज़ें प्लांट में भी देखी जाती हैं, जिसके ऊपर जगदीश चंद्र बसु ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि प्लांट जो है टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस चीज़ को उस टाइम के में भी बताया गया। बुद्धिस्ट धर्मोत्तरा ने भी बताया था कि प्लांट जो होते हैं उनमें स्लीप का, उनमें डिजीज़ का, उनमें वॉकिंग का देखा गया है, वो अपने अंदर फीलिंग रखते हैं। ठीक है, अगर नरिशमेंट की बात की जाए एंशिएंट टाइम के, वैदिक टाइम के, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तीन चीज़ में डिवाइड किया गया, जैसे अग्नि एनर्जी को, मारुता एयर को कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ बताया गया था कि प्लांट कैन ग्रो, प्लांट के पास सेंसिटिविटी होती है। आपने मिमोसा पुडिका के बारे में, छुए मुए प्लांट के बारे में सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसको, तो इसके बारे में आपके एंशिएंट टाइम में भी बताया गया है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर की डिफरेंट ड्यूरिंग्स डे टाइम, जैसे आप शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी आपके प्लांट में बताया गया है। प्लांट में कॉन्शियसनेस होती है, प्लांट देख सकते हैं, स्मेल होती है, हेयरिंग होती है, विजन होती है, ये सारी चीज़ें महाभारत में बताई गई हैं, ठीक है। फिर जर्मिनेशन के बारे में भी प्लांट के बारे में बताया गया है कि प्लांट को उस समय वीजा कहा जाता था, बीज, और जिसमें वो बंद होते हैं उनको बीज कोष कहा जाता था, ठीक है। कॉटिलीडन्स को बीजपत्र कहा जाता था, ठीक है। मोनोकॉटिलीडन को एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बताया ही मैंने आपको। रिप्रोडक्शन, सेक्स और हेरिडिटी के बारे में बताया गया। बुद्धघोषा ने बताया है कि सुमंगला विलासिनी, उन्होंने बताया है कि दिग्नायका, उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि मूल बीजा रूट सीड को कहते हैं, कांधी बीजा कटिंग्स को कहते हैं, फलू बीजा जॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ वैदिक में पढ़ रहे हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट आपके जब आप क्रिश्चियन बुक पढ़ेंगे, बाइबल, तो वहाँ भी बताया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि छोटा जो ओवम, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका जो बीज है उसमें ऐसे छोटा सा प्लांट होता है, और यही सेम बात आपको जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ भी बोला गया है कि जो आपके क्रिश्चियंस के गुरु थे वो कहते थे कि छोटा सा यहाँ पे एनिमल होता है, वही जाके मिनिएचर वर्जन में पाया जाता है ऐसे, और वही जाके आगे बढ़ता है। सेम कॉन्सेप्ट अब इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में, उसमें भी आप पढ़ेंगे उसको एंशिएंट टाइम में, ठीक। प्लांट की एनाटॉमी के बारे में बताया गया है, जो आप पढ़ते हैं। स्किन या बार्क, उसको तवक कहा जाता था। ममसा, सॉफ्ट टिश्यूज़ को कहा जाता। अस्थि, वुड और जाइलम को, पिथ को मज्जा कहा जाता था, ठीक है। स्नायु, फाइबर, स्क्लेरन काइमा और जाइलम को कहा जाता था, ठीक है। तो होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये था आपका कुछ एंशिएंट टाइम में किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या यूज़ था। मतलब आप जितनी बॉटनी अभी पढ़ रहे हैं वो एंशिएंट टाइम में बताई जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बारे में भी लोगों को पता था। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जस्ट मैं आपको कम ही बताऊंगी, इसका कोई मतलब नहीं है बताने का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ, आगे के लेक्चर्स में आप वो क्वेश्चन देखेंगे भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। अब CN राव एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट या बॉटनिस्ट आप इनको कह सकते हैं। इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्लांट कंपाउंड जो होते हैं, आप कई सारे प्लांट के कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनका यूज़ होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ठीक है। आप कई सारे प्लांट्स के दवाई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके स्ट्रक्चर के, प्लांट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल था। MS स्वामीनाथन के बारे में आप सब जानते हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो, प्लांट के जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मसेलकर जो थे, इनको कंट्रीब्यूशन बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में, ठीक। KC भारद्वाज, इनका सिग्निफिकेंट रोल है प्लांट की टैक्सोनॉमी में, और मतलब सिस्टमेटिक में डिवाइड किया है इन्होंने, प्लांट की टैक्सोनॉमी को बताया, डिवीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प की कि इसको किस ग्रुप में किस में रखा जाए, इसके बारे में। VS रेड्डी एक साइंटिस्ट थे, इनका ये एडवांस लेवल पे इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट में होने वाली डिजीज़ के बारे में, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को आप इम्प्रूव करें। आज देखिए प्रेजेंट टाइम में कितने सारे लोग जो है एज अ एग्रीकल्चर, ठीक है, एज अ हॉर्टिकल्चर, वो क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, ठीक है। इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं क्योंकि हर जगह बहुत अच्छा एक स्कोप है, बस आपको उसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में, आप सब सुनते रहते होंगे आए दिन की इतने करोड़ की सेल की किसी ने एवोकाडो का प्लांट लगाकर, कीवी का प्लांट लगाकर, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन। जो चीज़ें हमारे यहाँ क्या है कि मोनोटॉमी हो गई है, मोनोटॉमी इन द सेंस कि एक ही चीज़, जैसे हमारे यहाँ राइस और वीट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी जगह हम, पहले क्या होता था कि पहले के लोग अल्टरनेट वर्जन में, इससे फर्टिलिटी भी प्लांट की बनी रहती है, मक्का उगाते थे, सरसों उगाते थे। लेकिन अब क्या होता है, सिंपल एक वो प्रोडक्शन करने के लिए लोग, इजी होता है गेहूं और धान को उगाना, तो उसी को उगाते हैं और उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो एग्रीकल्चर फार्मिंग भी एक अच्छा आपका क्या हो सकता है, एक आपकी कंपनी हो सकती है, आपका अच्छा इंडस्ट्री हो सकता है, अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करे इंसान। सुभाष चंद्र बसु के बारे में आप सब ने सुना होगा, प्लांट टैक्सोनॉमी का इनका बहुत ज़्यादा रोल है क्लासिफिकेशन में, ठीक है।
इन्होंने बॉटेनिकल लिटरेचर भी बताया, बॉटेनिकल टेस्ट, कई सारे रिसर्च पेपर, कई सारे वर्क इन्होंने किए हैं। तो ये कुछ 6-7 साइंटिस्ट थे, बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। मैंने जो मेन साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया, और इसमें आपको सारी चीज़ें जो एंशियंट टाइम से रिलेटेड आपकी थी, हेरिटेज, हमारी विरासत क्या है, तो ये विरासत ही है कि हमारे पास जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन के फॉर्म में, वो हमें हमारे वेदास के टाइम से ही हैं। और इंडियन बॉटनिस्ट का कंट्रीब्यूशन तो आप सबने देखा ही, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इतना ज़्यादा, MS स्वामीनाथन को आप ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कह रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा योगदान दिया है। अब ये आपको बड़े में भी कई सारे टीचर पढ़ाएंगे, पूरा जगदीश चंद्र बसु का डिटेल बताएंगे, उनका जन्म कब हुआ, उनके क्या क्या वर्क थे, तो मुझे इतना नेसेसरी नहीं लगा कि इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके आगे के चैप्टर को आप देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेलिंग से पढ़ाया गया है, क्योंकि वहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए, आपको अपनी कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, अपने रूट से आपको अटैच रहना चाहिए। एंशियंट चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आप मॉडर्न वर्ल्ड आज देख रहे हैं, उसकी कल्पना, उसका इमेजिनेशन, उसके बारे में बातें आज की कई साल पहले भी हो चुकी हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।